हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के हमने 26 पार्ट पढ़े हैं। 26वें पार्ट में हमने संधि स्वर संधि के भेदों के बारे में जाना, अध्ययन किया। 27वें पार्ट में व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बहुत ही कम समय में आप हिंदी व्याकरण का रिवीजन कर सकते हैं। परीक्षा के समय तो यदि हम इन वीडियोस को देखते हैं तो बहुत ही कम समय में आसानी से हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। और किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा गया है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोस बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, एक सीरीज के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण के हर पॉइंट को आगे पढ़ते हुए बढ़ रहे हैं। 27वें पार्ट में व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? परिभाषा: जब किसी स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन के बाद व्यंजन ही आए तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि यदि स्वर के बाद में व्यंजन आ जाए, व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए और व्यंजन के उच्चारण और लेखन में बदलाव हो जाए तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। जैसे वाक्दन, दान, वागदान। तो यहां पर व्यंजन क के बाद में द व्यंजन आया है तो यहां पर क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया है, तो व्यंजन में बदलाव आया है तो व्यंजन संधि है। वाक्दन, दान, वागदान। सटदन, आनन, सडानन। व्यंजन के बाद में स्वर आया है, व्यंजन में बदलाव हुआ है, अपने तीसरे वर्ण में बदल गया है, सडानन। यहाँ पर व्यंजन संधि है। तद्दन में, तन्मय। व्यंजन के बाद व्यंजन, व्यंजन में बदलाव आया है, मैं के प्रभाव से द अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल गया है, तन्मय। समधन, चार, संचार। व्यंजन के बाद में व्यंजन और व्यंजन में बदलाव कि यहाँ पर या तो अनुस्वार बन जाता है या अगले वर्ण के प्रभाव से यह मैं अगले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है, संचार। तो ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि पहला ही नियम है जस्तव संधि या घोष व्यंजन संधि। क, च, ट, त, प के बाद में यदि कोई घोष वर्ण आ जाए, क, च, ट, त, प, इन 5 वर्णों के बाद में यदि कोई घोष वर्ण आ जाए तो ये जो क, च, ट, त, प व्यंजन है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे क का ग बन जाता है, च का ज, ट का ड, त का द और प ब में बदल जाता है। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, य, र, ल, व, है और सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। यदि क, च, ट, त, प के बाद में कोई भी घोष वर्ण आ जाए, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए, य, र, ल, व, है आ जाए या कोई स्वरों में से वर्ण आ जाए तो ये ही 5 वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे क के स्थान पर ग होना, क का ग बन जाता है तीसरा वर्ण। वाकदन, ईस। व्यंजन के बाद में घोष ई आया है तो क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया है। यहाँ पर बड़ी ई है, दीर्घ ई है, इसकी मात्रा ग पर लगा दी गई है। वाकदन, ईस, वागीस। दिक्दन, गज, दिग्गज। वागदन, जाल, वागजाल। दिक्दन, वधु, दिग्वधु। च के स्थान पर जय होना तीसरा वर्ण बन जाता है। अचदन, अंत। च के बाद में घोष वर्ण अ आया है तो च अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण जय में बदल गया है। अ का प्रयोग हलंत वाले जय में कर दिया गया तो हलंत हट गया। अचदन, अंत, अजंत। अचदन, आदि, आजादी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये व्यंजन संधि का पहला नियम है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। ट के स्थान पर ड होना तीसरा वर्ण। सटदन, आनन, सडानन,
तो यहाँ पर ट के बाद में ए स्वर आया है, तो ट अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया और आगे आ स्वर है, इसकी मात्रा ड पर लगा दी गई। सडानन, सटदन यंत्र, षड्यंत्र, सटदन रस, षड रस, सटदन गुण, षडगुण, सटदन अक्षर, षडक्षर और सटदन भुजा, षडभुजा। तो यहाँ पर ट के बाद में भ वर्ण घोष वर्ण आया है, तो ट अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ड में बदल गया। आगे स्वर नहीं है, इस कारण से इसके नीचे हलंत लगा दिया गया है। त के स्थान पर द होना, तीसरा वर्ण। जगत धनीश, जगदीश, तो त के बाद में दीर्घ ई आई है, तो त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में द में बदल गया और बड़ी ई की मात्रा उस पर लगा दी गई है। तो जगत धनीश, जगदीश, जगत धन आनंद, जगदानंद, भवत धन ईये, भवदीय, सतधन गुण, सद्गुण, सतधन धर्म, सद्रम, तीसरे वर्ण में बदल रहा है। चित धन रूप, चिद्रूप। प के स्थान पर ब का होना, तिपदन आदि, तिबादी, तो यहाँ पर प के बाद में आ गया है जो कि घोष वर्ण है, तो प अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण ब में बदल गया है। आगे स्वर आ है, उसकी मात्रा ब पर लगा दी गई है, तो तिपादी। अपदन जय, अब्ज, प तीसरे वर्ण ब में बदल गया है। अपदन द, अब्द, जिसका अर्थ होता है बादल। अपदन जात, अबजात और सुपदन अंत, सुबंत। तो प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा है। व्यंजन संधि का ये पहला नियम हम पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ने के बाद हम दूसरा नियम पढ़ते हैं, चरतौ संधि या अघोष व्यंजन संधि। अघोष व्यंजन संधि, यदि द हलंत वाले के बाद में क, त, थ, प, स आता है, जो कि ये अघोष है, वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है। क, त, थ, प, स ये अघोष व्यंजन हैं। इनके पहले यदि हलंत वाला द आता है तो इनके प्रभाव से हलंत वाला द हलंत वाले त में बदल जाता है, यानी तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। जैसे उद्दन सव, उत्सव, तो द के बाद में यहाँ पर स आया है जो कि अघोष है। इसके प्रभाव से द अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में यानी त में बदल गया है, उत्सव। तद धन पर, तत्पर, तो द पहले वर्ण में बदल गया है प अघोष के प्रभाव से, तत्पर। संसद धन सत्तर, तो बन गया संसद सत्तर। तो यहाँ पर स अघोष है, उसके पहले द हलंत वाला वर्ण है। यह इस स के प्रभाव से, अघोष के प्रभाव से द अपने ही प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। हलंत लग रहा है तो उसके भी नीचे हलंत लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो संसद सत्तर। उद्दन तम, उत्तम, उद्दन तर, उत्तर, उद्दन पन, उत्पन्न, सर्द धन काल, सर्त काल, तो द यहाँ पर तय में बदल गया है, पहले वर्ण में आ गया बदल करके। सर्त काल, शुद्ध शब्द है सर्त काल, शुद्ध अशुद्ध में शब्दों में पूछा जाता है परीक्षाओं में। तद धन सम, तत्सम, तत्सम, तद धन सम, द के बाद में अघोष स आ गया, इसके प्रभाव से द अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल गया है, तद धन सम, तत्सम। व्यंजन संधि का तीसरा नियम है अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि का भी पहला उपभेद है, यदि मैं के बाद में कैसे भय तक कोई वर्ण हो, यदि मैं के बाद में कैसे भय तक कोई वर्ण आए, जिनको कि स्पर्श वर्ण व्यंजन कहते हैं, मैं के बाद में कैसे भय तक कोई भी एक वर्ण आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है, या फिर आगे जो वर्ण होता है, यहाँ पर जो वर्ण होता है उसके ही पंचम वर्ण में बदल जाता है, यानी वर्ग का जो भी वर्ण होता है उसी वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है या फिर अनुस्वार बन जाता है। तो दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन संधि का पहला उपभेद आप समझ गए होंगे कि यदि मैं के बाद में हलंत लग रहा है, मैं के बाद में
कैसे भय तक कोई भी एक वर्ण आता है तो मैं अपने ही या तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है या फिर अगले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे राम धन कलन, तो यहाँ पर कै के पहले मैं आया है तो मैं या तो बदलेगा अनुस्वार में या बदलेगा इस कै वर्ग के पंचम वर्ण में। तो जैसे संकलन, तो यहाँ पर अनुस्वार में बदल गया। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं संकलन। तो यहाँ पर जो कै है इस कै का पंचम वर्ण यहाँ पर लिख दिया गया है। तो संकलन संकलन दोनों शुद्ध हैं। इस प्रकार के शब्दों को परीक्षा में शब्द शुद्धि में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। समधन कर शंकर, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं शंकर, क्योंकि जो कै है इसका पंचम जो वर्ण है उसका प्रयोग यहाँ पर अनुस्वार की जगह हम कर सकते हैं। समधन चार संचार, समधन गम संगम या संगम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे उदाहरण है समधन तोष संतोष या संतोष, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है, शुद्ध है। समधन न्यासी, तो यहाँ पर समधन न्यासी, तो यहाँ पर ये सन्यासी इसका उदाहरण नहीं है। समधन मान सम्मान, या भी ये भी उदाहरण है। इस अनुनासिक व्यंजन संधि का जो पहला उपभेद हमने पढ़ा है उसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आगे आ रहा है न, आगे यहाँ पर है न और आगे यहाँ पर मैं आ रहा है। तो ये दो अनुनासिक व्यंजन संधि का दूसरा उपभेद है, उसके उदाहरण है। तो इनको आप ध्यान में रख लेना कि मैं के बाद में कैसे भैतक वर्ण आने पर मैं अनुस्वार या अगले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। लेकिन यदि मैं के बाद में न या फिर मैं आ जाता है तो अनुस्वार में मैं नहीं बदलता है, पंचम वर्ण में नहीं बदलता है, जिसका दूसरा नियम हम आगे पढ़ेंगे। अलमदनकार अलंकार या अलंकार हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अलंकार शब्द शुद्धि में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अन्य उदाहरण है दमधन डे, तो यहाँ पर मैं के नीचे हलंत है तो मैं का यहाँ पर अनुस्वार बन रहा है, बन गया दंड, या फिर इस डे का जो पंचम वर्ण है वो बना दिया गया दंड, इस प्रकार शुद्ध है। खम धन डे तो बन गया खंड या खंड, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समधन ताप संताप संताप, समधन जय संजय संजय, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। सम उपसर्ग के बाद में यदि करी धातु से बना कोई शब्द आ जाता है, सम उपसर्ग के बाद में यदि करी धातु से बना कोई शब्द आ जाता है तो यहाँ पर मैं का तो बन जाता है अनुस्वार और से का आगमन हो जाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे, यदि सम उपसर्ग हो, सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आ जाता है तो मैं का तो बन जाता है अनुस्वार, लेकिन बीच में से का आगमन हो जाता है। जैसे समधन करती संस्कृति, तो मैं का तो बन गया अनुस्वार और यहाँ पर आगे से का आगमन हो गया करती का करती। समधन करित संस्कृत, संस्कृत का विच्छेद होने का समधन करित, इसमें व्यंजन संधि है लेकिन ये अपवाद में है। समधनकार संस्कार, समधन करता संस्कर्ता। दूसरा अपवाद है इसका, यदि परी उपसर्ग के बाद में करी धातु से बना हुआ कोई शब्द आ जाता है तो यहाँ पर से का आगमन हो जाता है। जैसे परिधन करित परिष्करित, तो यहाँ पर दोनों शब्दों के बीच में से का आगमन हो गया है हलंत वाले का। परिधन करती परिष्करती, परिधन कार्य परिष्कार्य, परिधन करण परिष्करण। अनुनासिक व्यंजन संधि का दूसरा उपभेद है, यदि मैं के बाद में मैं या ने आ जाता है, जिसके उदाहरण हमने वहां पर सम्मान और सन्यासी देखे थे,
वो इस उदाहरण के तहत संधि बनती है। यदि मैं के बाद में मैं आ जाए या न आ जाए तो मैं का आगे वाले वर्ण मैं ने जैसा रूप हो जाता है। यदि मैं के बाद में मैं आ गया तो इस मैं का भी मैं ही बनेगा क्योंकि मैं ही है। और यदि मैं के बाद में न आता है तो फिर न के प्रभाव से इस मैं का न बन जाता है। जैसे समधनमति सम्मति, मैं के प्रभाव से मैं में रह गया। समधन मोहन सम्मोहन, मैं के प्रभाव से मैं में रह गया सम्मोहन। समधन्यासी तो न के प्रभाव से मैं न में बदल गया सन्यासी। सन्यासी शब्द बन गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यंजन संधि का ये उदाहरण है सन्यासी। तो न के प्रभाव से मैं न में बदल गया है तो हम लिख सकते हैं सन्यासी, यानी दोनों बार न सौरहित लिख सकते हैं या एक बार सौरहित और एक बार अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध है सन्यासी क्योंकि यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों अनुस्वार का प्रयोग तो अनुनासिक व्यंजन संधि का जो पहला उपभेद था उसमें हम कर रहे थे, यहाँ पर मूल रूप में लिखा जाएगा सन्यासी। अनुनासिक व्यंजन संधि का तीसरा उदाहरण है यदि मैं के बाद में यह रे ले वे से है तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है और कोई किसी प्रकार का अंतर इसमें नहीं आता है। यदि हलंत वाली मैं के आगे यह रे ले वे से है तो मैं केवल अनुस्वार में बदल सकता है। समधन रूप समरूप, तो यहाँ पर रे के प्रभाव से मैं अनुस्वार में बदल गया समरूप। समधन शय संशय, समधन लगन संलगन। समधन यम संयम, समधन सार संसार, स्वयं धन वर तो स्वयंवर। तो यहाँ पर मैं अनुस्वार में बदल गया है। तो ये व्यंजन संधि के अनुनासिक व्यंजन संधि के उपभेद थे जिनको हमने पढ़ा है। व्यंजन संधि का जो चौथा नियम है उसका अध्ययन हम करते हैं। चौथा नियम है मूर्धन्य व्यंजन संधि। मूर्धासी वर्ण बोले जाते हैं। यदि षटकोण स, षटकोण वाले स के बाद में तय या थ है तो तय का तो बन जाता है ट और थ बदल जाता है ठ में। यदि षटकोण वाले हलंत वाले षटकोण स के बाद में तय आता है तो बन जाता है ट और थ आता है तो बन जाता है ठ। जैसे उत्कर्ष धन तय, तो षटकोण वाले स जो कि हलंत वाला है इसके आगे तय आया है तो तय बदल जाएगा ट में, तो बन जाएगा उत्कृष्ट दंत का उत्कृष्ट। तो यहाँ पर उत्कृष्ट शब्द शुद्ध है, उत्कृष्ट है यदि हम इसको ठ बना देंगे तो ये शब्द अशुद्ध हो जाएगा, तो तय बदलेगा ट में उत्कृष्ट। ससदंती, तो ती बदलेगी टी में, तय ट में बदलेगा षष्ठी। ससदंत है तो स के बाद में आगे थ आया है तो थ बदल जाएगा ठ में, तो बन जाएगा षष्ठ। दरिशदंती, तो ती बदल जाएगी टी में दृष्टि। मूर्धन्य व्यंजन संधि का दूसरा भेद है कि यदि छोटी ई या छोटा ऊ, रस्व ई या रस्व ऊ के बाद में स सलेट या थ आता है तो स बदल जाएगा, स सलेट बदल जाएगा षटकोण में और थ बदल जाएगा ठ में। जैसे परिधन सद, तो यहाँ पर छोटी ई रस्व ई के बाद में स सलेट वाला स आया है तो स सलेट वाला स बदल जाएगा षटकोण में, तो बन जाएगा परिषद। देखे नीचे हलंत है तो इसके नीचे भी हलंत आएगा परिषद। विदन सम, तो यहाँ पर स ई के प्रभाव से षटकोण बदल जाएगा विषम। विदन स्था, तो यहाँ पर जो थ है थ बदल जाएगा ठ में। विदन स्था तो बन जाएगा विष्ठा। निदन स्था तो बन जाएगा निष्ठा। युधिदन स्थिर युधिष्ठिर, तो यहाँ पर ई के प्रभाव से जो स है ये बदल गया षटकोण में और थ बदल गया ठ में। युधिष्ठिर, युधिदन स्थिर तो युधिष्ठिर। प्रतिदन स्था प्रतिष्ठा, तो ई के प्रभाव से
ससलेट बदल गया षटकोण में और थ बदल गया ठे में, प्रतिष्ठा। इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे विदन सर्ग, तो विसर्ग भी बन रहा है, यानी ई के प्रभाव से आगे जो स है ये षटकोण में नहीं बदल रहा है। तो ये अपवाद है, विदन सर्ग विसर्ग। अनुदन सार रसव ऊ के आगे यहाँ पर ससलेट आ गया, जब ये षटकोण में नहीं बदल रहा है। अनुदन सार अनुसार। विदन स्थापित विस्थापित, तो यहाँ पर ई के प्रभाव से थ में नहीं बदल रहा है, केवल थ में रह रहा है, विस्थापित। तो ये भी इस मूर्धन्य व्यंजन संधि के अपवाद है। व्यंजन संधि का 5वां नियम है चय आगमन संधि। चय का आगमन होता है यदि स्वर के बाद में, यदि धन से पहले स्वर हो और उसके बाद में छह हो, छह छत्ता हो, तो इनके बीच में हलंत वाले चय का आगमन हो जाता है। जैसे वि धन छेद, तो यहाँ पर रस्व ई है, स्वर है, और उसके बाद में आगे छह व्यंजन है, तो बीच में यहाँ पर चय का आगमन होगा। विदन छेद विच्छेद, चय का आगमन हो गया है, विच्छेद। अनुदन छेद अनुच्छेद। सालादन छासन, सालादन छादन, सालाधन छादन, चय का आगमन होगा सालाद छादन, चय का आगमन हो गया है। आधन छादन आच्छादन, चय का आगमन हो गया है, आच्छादन का अर्थ है छाया हुआ। परिधन छेद, तो रस्व ई के बाद में यहाँ पर छह है, तो यहाँ पर सलेट का चय का आगमन होगा, जिसके नीचे हलंते लगेगा, तो होगा परिच्छेद, परिधन छेद परिच्छेद। तो यहाँ पर चय का आगमन हो गया है, तो ये भी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का अगला छठा नियम है अहन की संधि। अहन न के नीचे हलंत है, शुद्ध शब्द है अहन। कई बार हम है के नीचे हलंत लगा देते हैं, तो है के नीचे हलंत नहीं लग करके न के नीचे हलंत लगता है अहन। अहन से संबंधित जो संधि है, इसके दो भेद हैं। अहन के बाद में यदि रे आता है, अहन के बाद में यदि रे आता है तो अहन का बन जाता है अहो। अहन के आगे यदि रे आता है तो यहाँ पर रे के प्रभाव से ये अहन जो शब्द है ये बन जाता है अहो में बदल जाता है। तो यहाँ पर रे से रे का कोई ताल्लुकात यहाँ पर नहीं है, रे यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्ण नहीं है। तो अहन रे के प्रभाव से अहो में बदल जाता है। और यदि अहन के बाद में रे से भिन्न कोई वर्ण आ जाता है, रे नहीं आए क्योंकि रे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रे से भिन्न कोई स्वर आ गया, व्यंजन आ गया, स्वर आ गया, तो अहन का क्या बन जाएगा, अहर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर रे नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अहन से संबंधित इस व्यंजन संधि के नियम को अच्छी तरह से हम याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यदि अहन के बाद में रे आता है तो बनेगा अहो, क्योंकि रे आ रहा है तो यहाँ पर किसी प्रकार से रे नहीं आएगा। अहन धन रे, तो अहन का बनेगा अहो। और यदि अहन के बाद में रे से अलावा कोई वर्ण आ गया तो यहाँ पर फिर रे आ जाता है, अहर बन जाता है। हम याद रख सकते हैं कि यदि अहन का अहर बना है तो यहाँ पर रे से भिन्न कोई वर्ण है, और यदि अहन का अहो बना है तो इस अहो में कोई रे वर्ण नहीं आया, तो हम समझ जाएंगे कि अहन के बाद में रे व्यंजन है। तो अहन के बाद में रे आए तो अहो, और अहन के बाद में रे से भिन्न कोई व्यंजन आए तो बनेगा अहर। जैसे अहन धन रश्मि, तो यहां पर रे आ गया। अब रे आ गया तो यहां पर अहन का क्या बनेगा, बिना रे वाला कोई शब्द बनेगा, तो अहर नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, अहो बनेगा, तो बन जाएगा अहो रश्मि। अहन धन रात्रि, रे आ गया तो रे वाला वर्ण नहीं बनेगा, शब्द नहीं बनेगा, क्या बनेगा, अहोरात्र। रात्रि का क्या बन गया, रात्र बन गया। अहन धन रूप, तो रे आ गया, तो रे आ गया तो अहन का अहो बनेगा या अहर बनेगा, रे आ गया तो रे नहीं आएगा, अहर नहीं आएगा, अहो आएगा, अहो रूप। आगे उदाहरण है जैसे अहन धन अहन, तो यहां पर अब अहन आया है, आगे रे नहीं आया, रे से भिन्न वर्ण आया है, तो यहां पर अब रे नहीं आया तो क्या आएगा, अहन का क्या बनेगा, अहर बनेगा।
तो क्या बन जाएगा, अह रह, अह रह। तो यहाँ पर इस ने का भी लोप हो गया है। अहन का तो बन गया अहर, और यहाँ पर अ है वो यहाँ पर जो र है हलंत वाला इसके साथ मिल गया, और है आगे है आ गया, हलंत वाले ने का लोप हो गया। तो अहन दन अहन का अह रह बन गया। अहन दन मुख, आगे र नहीं आया तो बनेगा अहर। क्या बनेगा, अहर। हलंत लग रहा है तो ऊपर चला जाएगा अहर मुख। अहन दन नीसा, अहर नीसा। तो दोस्तों इस प्रकार से अहन की व्यंजन संधि के जो अहन का नियम है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। व्यंजन संधि का 7वां नियम है कि यदि 7वां नियम है तय दय की संधि, हलंत वाला तय, हलंत वाला दय की संधि, दोनों में से कोई एक आ जाए। यदि तय दय के बाद में, तय दय के बाद में ये व्यंजन आते हैं तो तय दय किस में बदल जाता है। तय दय के बाद में यदि चय छ आता है, तय दय के बाद में यदि चय या छ आता है तो तय दय चय में बदल जाते हैं। तय दय के बाद में यदि जय झ आता है तो तय दय जय में बदल जाते हैं। तय दय के बाद में यदि ट आता है तो तय दय ट में बदल जाते हैं। ये अपने मूल रूप में रहेंगे। तय दय के बाद में यदि ड है तो तय दय ड में बदल जाता है, और तय दय के बाद में यदि ल आता है तो तय दय ल में बदल जाता है। और तय दय के बाद में यदि स आता है तो तय दय च में बदल जाता है, और जो स सलगम है स है ये छ छत्ता में बदल जाता है। यहाँ पर दोनों वर्णों में बदला होगा, पहले वाले में भी और बाद वाले में। पहले तय दय है तो बन जाएगा च, और बाद में स है तो उसका बन जाएगा छ। यदि तय दय के बाद में है तो तय दय के तो बन जाएगा द, और है का बन जाएगा ध, धनुष वाला। दोनों वर्णों में यहाँ पर भी बदलाव हो रहा है। अब इन सब को हम अलग अलग से पढ़ लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। यदि तय या द दोनों में से एक वर्ण आए और उसके बाद में च या छ में से कोई एक वर्ण आए तो इस च और छ के प्रभाव से ये तय और द दोनों वर्ण च में बदल जाते हैं। च और छ में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे उत्दन छेद, तो छ के प्रभाव से तय यहाँ पर च में बदल गया है। उत्दन छेद उच्छेद। सर्ददन चंदर तो बन गया शरद चंदर, तो च के प्रभाव से द च में बदल गया। सर्ददन चंदर शरद चंदर, क्योंकि यहाँ पर च के प्रभाव से द बदला है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो शब्द होते हैं शब्द शुद्धि में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। शरद चंदर। उत्धन चारण, उच्चारण च के प्रभाव से तय च में बदल गए हैं। उत्धन छिन्न, उच्छिन्न छ के प्रभाव से तय च में बदल गया है, उच्छिन्न। सतधन चेष्टा, सतचेष्टा। सतधन चरित्र, सच्चरित्र। तय दय के बाद में यदि जय या झ आता है, तय दय में एक वर्ण और जय या झ में से एक वर्ण आता है तो तय दय जय में बदल जाते हैं। जैसे सत धन जन, तो जय के प्रभाव से तय जय में बदल जाएगा। सत धन जन सज्जन। उद्दन जवल उज्ज्वल। जगत धन जननी, जग जननी, तो जय तय के प्रभाव, जय के प्रभाव से तय जय में बदल गया है। जगत धन जननी, जग जननी, जगज जननी। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न शुद्ध अशुद्ध में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं व्यंजन संधि से। जगज जननी। यावत धन जीवन, जय के प्रभाव से तय जय में बदल गया है, यावत जीवन। तो ये व्यंजन संधि में तय दय की संधि है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। महत धन झंकार, तो जय के प्रभाव से तय जय में बदल गया, महज झंकार। बृहत धन जन, बृहत धन जन, बृहज जन, बृहत धन झंकार, बृहज झंकार। बहुत अधिक बार ऐसे प्रश्न शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं। यदि
तय दे के बाद में ट है तो तय या दे भी ट के प्रभाव से ट में बदल जाते हैं। तद धन टीका तो ट के प्रभाव से द ट में बदल जाएगा, टट टीका। वरिहित धन टंकार वरिहिट टंकार तो ट के प्रभाव से ट में बदल गया है, वरिहिट टंकार। हलंत लग रहा है, आगे भी हलंत लग रहा है क्योंकि यहां पर कोई स्वर नहीं है। वरिहित धन टीका वरिहिट टीका। तय द के बाद में यदि ड है तो ड के प्रभाव से तय या द कोई सा भी वर्ण यदि आता है तो ये ड में बदल जाते हैं और इसके नीचे भी हलंत लग जाएगा। तो जैसे उद धन डयन तो ड के प्रभाव से ड में बदल जाएगा, उड डयन। भवत धन डमरू ड के प्रभाव से तय ड में बदल गया, भवड डमरू। उत धन डीन तो ड के प्रभाव से तय ड में बदल गया, उड्डीन। या हम इसको लिख सकते हैं उड्डीन, इस प्रकार से लिख सकते हैं नीचे भी, इसका अर्थ होता है पंख। तय द के बाद में यदि ल व्यंजन आता है तो ल के प्रभाव से तय या द ल में बदल जाता है। इनके नीचे अलंत है तो इसके नीचे भी अलंत रहेगा। जैसे उद धन लेख ल के प्रभाव से द ल में बदल गया, उद धन लेख उल्लेख। तद धन लीन तल्लीन विद्युत धन लेखा विद्युल लेखा तो ल के प्रभाव से तय ल में बदल गया है। उद्धन लास उल्लास उद्धन लंघन उल्लंघन। इस प्रकार के प्रश्न शब्द शुद्धि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनका हमें अध्ययन करना चाहिए। तय द के बाद में यदि है तय या द के बाद में है आता है तो तय या द ये तो बदल जाएंगे द में। तय आता है तो भी बदल जाएगा द में, और द आता है तो भी बदल जाएगा द में रह जाएगा। और लेकिन इसके आगे जो है वर्ण है, ये है वर्ण बदल जाता है ध धनुष में। यहां पर दोनों जगह पर बदलाव होता है। तय द का बन जाएगा द और है का बन जाएगा ध, जिसको हम इस प्रकार से मिला करके भी लिख सकते हैं। जैसे उद धन हार तो द के बाद में है द के बाद में है तो द का तो बन जाएगा द और है का बन जाएगा ध धनुष ध। उद धन हार उद्दार उद्दार, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को भी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। व्यंजन संधि से संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तद धन हित तद्दित तद्दित। मरुद धन हारिणी मरुद्धारिणी मरुदधारिणी। पथ धन हति पद्धति पद्धति, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। तय का तो बन गया द और है का बन गया ध धनुष। यदि तय द के बाद में स सलीपा आता है तो तय या द दोनों में से जो भी वर्ण आएगा वो तो बदल जाएगा च में। हलंत वाला च और स सलीपा है ये बदल जाएगा छ छत्ता में, दोनों जगह बदलाव होगा। उद धन सवास द के बाद में स सलीपा सलगम आया है तो द का तो बन जाएगा क्या च और स सलगम बदल जाएगा छत्ता में। उद धन सवास उच्छ्वास। तद धन शिव तत्शिव। सत धन शास्त्र सत्शास्त्र। सत धन शासन सत्शासन। सर्द धन शशि शरद शशि तो द का तो बन गया च और श का बन गया छ। इस प्रकार के प्रश्न तो परीक्षा में बहुत बार शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो शरद छसी सरच छसी उद्दन शिष्ट उच्छिष्ट। व्यंजन संधि का 8वां नियम है व्यंजन लोप संधि या व्यंजन संधि से संबंधित विशिष्ट संधियां जिनमें व्यंजन का लोप होता है। राजन युवन युवन धन राज युवराज, यहाँ पर ने का लोप हो गया है युवराज। राजन धन ऋषि ने का लोप राज ऋषि। रिका यहाँ पर रे बन गया हलंत वाला, बिना हलंत वाला बिना स्वर वाला ऊपर चला गया इसलिए। राजन धन ऋषि राज ऋषि। युवन धन अवस्था ने का लोप हो गया युवा अवस्था। और यहाँ पर
व का ए मिलकर के इस ऐसे व बन गया युवा। पक्षिन धनराज पक्षीराज, पक्षिन धनगण पक्षीगण, राजन धन माता राजमाता ने का लोप हो गया, लोप व्यंजन लोप संधि पढ़ रहे हैं। योगिन धन राज योगी राज ने का लोप। मंत्रिन धन मंडल तो मंत्रिमंडल ने का लोप। सन्यासीन धन वर्ग तो ने का लोप सन्यासीन वर्ग ने का लोप हो गया और शब्द बन गया सन्यासी वर्ग। व्यंजन संधि का अंतिम 9वां नियम है कि यदि पहले री हो, रे हो, षटकोण वाला स हो, रस्व ई हो और उसके बाद में यदि न है हलंत वाला, तो इस न में बदलाव आता है और न बदल जाता है ण में। ट के पंचम वर्ण में बदल जाता है न ण। यदि व्यंजन संधि का अंतिम और 9वां नियम है कि यदि री रे स ई में से कोई एक वर्ण है और उसके बाद में यदि न आ गया तो न ण में बदल जाता है। जैसे पर धन न, तो यहाँ पर र आ गया तो न किस में बदलेगा, ट के पंचम वर्ण ण में बदलेगा। तो पर धन न परण, तरी धन न तरिण न बदल गया ण में। करिश धन न कृष्ण, राम धन अयन रामायण और परिधनमान परिमाण, तो र के प्रभाव से न ण में बदल गया। परिधनमान परिमाण और परधनमान परमाण, तो न किस में बदल गया, ण में बदल गया र के प्रभाव से। रिधन न, तो यहां पर न है ये बदल गया ण में। रिधन न ऋण, परधन आन प्राण, उस धन न, तो यहां पर स आ गया है तो स के प्रभाव से न बदल गया ण में। उस धन न उषण, परिधन नाम परिणाम, तरिस धन ना तृष्णा और परधन नाम प्रणाम। तो र के प्रभाव से यहाँ पर जो न है ये ट के पंचम वर्ण यानी ण में बदला है, पर धने नाम प्रणाम। तो दोस्तों ये व्यंजन संधि से संबंधित पाठ था। व्यंजन संधि के जितने भी नियम थे उन सब का हमने अध्ययन किया है और उन नियम से संबंधित बहुत उदाहरणों का भी हमने अध्ययन किया है। इसके अलावा भी यदि आप और अध्ययन पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहिए, उसके लिए आप एक किसी भी पुस्तक का हिंदी व्याकरण से संबंधित पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।